ताजा खबरें। यूपी में कोरोना के 21 नए पॉजिटिव केस, 1033 सैंपलों की हुई थी जांच। कर्नाटक में अब तक 606 कोरोना मरीज, 25 लोगों की गई जान। लद्दाख में कोरोना के 18 नए केस, मरीजों की संख्या पहुंची 41। राजस्थान में कोरोना के 31 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 2803। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1300 के पार। जर्मनी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6800 के पार। बारिश की वजह से वायुसेना के फ्लाई पास्ट में 1 घंटे की देरी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद। देश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में बारिश। ओडिशा में कोरोना के 2 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 159। देश पर पड़ी भारी स्वास्थ्य मुसीबत से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार मंथन कर जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया और लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की। लेकिन जब इस ऐप को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो बीजेपी ऐसी तिलमिलाई कि कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया। तो आरोग्य सेतु ऐप को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य परेशानी के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया। जनता से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील भी की। जनता ने सरकार की बात भी मानी और करोड़ों लोगों ने ऐप को डाउनलोड भी किया। लेकिन अब ये ऐप भी सवालों के घेरे में आ गया है। जी हां, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। राहुल के इस बयान से बीजेपी बौखला उठी और कहा, श्रीमान गांधी, वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दें जिनको भारत की समझ ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट में कहा, हर दिन एक नया झूठ। आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डेटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुटे रहे, वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप को निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किए जाने को खारिज करते हुए कहा, इसमें डेटा की हिफाजत की ठोस व्यवस्था है। यानी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। अब ये घमासान कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के तीसरे चरण की घोषणा करने से पहले दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर भेजने का इंतजाम किया है। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई हैं, लेकिन अब सरकार का ये कदम भी सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की माने तो सरकार गरीब बेबस श्रमिकों को घर भेजने के बदले उनसे पैसे वसूल रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 40 दिनों से घर जाने की राह देख रहे श्रमिकों के लिए जब सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई तो इसे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत माना गया। लेकिन अब जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी सरकार की श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर बनाई गई नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कामगार स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचने के लिए पैसे दे रहे हैं और क्या बीजेपी सरकार गरीब बेबस श्रमिकों से पैसे वसूल रही है। ये दोनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सरकार पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस श्रमिकों से बीजेपी सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ।
विपत्ति के समय फायदा उठाना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। दरअसल कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई थी। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर क्लास के किराए के अलावा सभी क्षेत्रों से 50 रुपए प्रति यात्री किराया लेने के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है, अतिरिक्त शुल्क में से 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज है, यानी किराए के अलावा रेलवे 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा। लेकिन रेलवे ने ये भी साफ किया कि यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारें अपनी ओर से समन्वय और भुगतान करेंगी। लेकिन कई जगह से जब मजदूरों से पैसे लेने का मामला सामने आया तो अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा। अब अखिलेश के तल्ख तेवर पर सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। सरकार की आयुष्मान योजना, जिसका मकसद आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। पीएम मोदी अक्सर इस योजना का बखान करते नजर आए हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। जी हां, बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में सरकार ने 2 साल पहले कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन अभी भी कर्मचारी इस योजना से कोसों दूर हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आयुष्मान योजना का बखान करते नहीं थकते, उस योजना का लाभ अगर बीजेपी शासित राज्यों में ही ना मिले तो दूसरे राज्यों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। दरअसल आयुष्मान योजना की जो कहानी केंद्र सरकार ने सुनाई है, उसकी हकीकत बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड से सामने आई है। जी हां, राज्य सरकार ने 2 साल पहले उत्तराखंड के करीब 3 लाख कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने की घोषणा तो कर दी, लेकिन 2 साल बाद भी ना तो कर्मचारियों के आयुष्मान योजना के कार्ड बन पाए हैं और न ही योजना को लेकर किसी तरह की नियमावली तैयार की गई है। पिछले 2 साल से पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके मेडिकल बिल पेंडिंग हैं। पुरानी मेडिकल योजना तो बंद हो गई, जिसकी वजह से मेडिकल सुविधा का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान इसके लिए पूर्णबंदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। चौहान का कहना है कि अब तक आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को जरूर मिल जाता अगर बीच में पूर्णबंदी न हुई होती। लोगों की सैलरी से ही मेडिकल फंड कटेगा और पहले की तरह मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। अब 2 साल से तो योजना की नियमावली तक नहीं बन पाई और अब अधिकारी 40 दिनों की पूर्णबंदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरुणेंद्र चौहान ने आश्वासन भी दिया है। उनका कहना है कि पूर्णबंदी खुलते ही पहली प्राथमिकता में सरकारी कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड ही बनेंगे। सरकार ने पहली प्राथमिकता में आयुष्मान योजना का लाभ हर आदमी को देने का फैसला लिया है, इसीलिए उस पर काम चल रहा है। अब न जाने कब पूर्णबंदी हटेगी और कब कर्मचारियों के कार्ड बनेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 2 साल से सरकार कहां सो रही थी। योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन योजना की समीक्षा समय समय पर क्यों नहीं की गई। देश भले ही बुरे दौर से गुजर रहा हो, स्वास्थ्य परेशानी के चलते देश में पूर्णबंदी लागू हो, बावजूद इसके कई राज्यों में सियासत जोरों पर है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने हैं। अब एक बार फिर से ममता ने राज्यपाल पर सियासत करने का दोष मढ़ा है, साथ ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। देश में आई भारी मुसीबत के बीच भी पश्चिम बंगाल में सियासत उबाल पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, राज्यपाल ने पिछले हफ्ते ममता बनर्जी को 14 पन्नों का पत्र लिखकर 37 मुद्दों को लेकर आड़े हाथों लिया था, जिसका ममता बनर्जी ने 14 पेज का पत्र लिखकर जवाब दिया है। सीएम ने राज्यपाल पर न सिर्फ मुश्किल हालात में सत्ता हड़पने का आरोप लगाया है, बल्कि खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सीएम ने पत्र में लिखा है, राज्यपाल उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास कोई और पावर नहीं है। मुश्किल की घड़ी में सत्ता हड़पने की कोशिश न करिए, आप सरकार का कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राज्यपाल के पत्र की भाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चिट्ठी को अपमानजनक और धमकाने वाला बताया है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने ममता के पत्र को संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए उसका जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अपने सीने में दबाए हूँ, लगता है सब कुछ कहना जरूरी हो गया है। इस पत्र का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता और वह संविधान की भावना पर ग्रहण जैसा है। राज्यपाल के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि सूबे में सियासत जल्द थमने वाली नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल क्या जवाब देते हैं।